ओके, आज रात को आपको मैं 9-10 बजे मैसेज कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से सवाल आपने छुट्टियों में करने हैं। तो ये 2 छुट्टियां आ रही हैं लकीली, इतवार और सोमवार की, तो छुट्टियों का होमवर्क इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट ट्यूसडे इफ यू आर रियली अजीब। और अगर चैप्टर 18 में से मैंने कोई सवाल दिया, भाई सुन ले, जिन्होंने जो पढ़ रहे हैं वो सुन लें, बाकी लीव इट, जिनको जो मर्जी करने दे यार, इन लोग बोलने दिया करें। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, बस पास करना है, पर ठीक है, बाकी लोगों को जो कर रहे हैं करने दें, लीव इट, लीव दिस पीपल। अच्छा, और चैप्टर 18 में से अगर मैंने कोई सवाल दिया तो मैं उसमें से बता दूंगा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 43 है, तो स्टार्ट से लेके फ्रॉम स्टार्ट टिल एडजस्टमेंट 4, यानी जितना हमने कराया होगा उतना ही आपको मैं दूंगा। सारे सवाल तो नहीं आपने करने होंगे। तो इंशाल्लाह ये होमवर्क फिर ट्यूसडे की क्लास के अंदर फुल फ्लेज डिस्कस होगा। तो ये इंशाल्लाह होमवर्क आपको आज रात को सेंड कर दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हैं। ओके, कम बैक चैप्टर 7। असल में मुझे पता है ना कितना सिलेबस और कहाँ तक लेके जाना है, आप लोगों ने तो पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए ओके। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि एम्प्लॉयर इसके बारे में क्या कह रहा है। ये एडजस्टमेंट कर, यानी एम्प्लॉयर की बुक्स में क्या करना है। ये मोबाइल इनका इधर दे दें, ये इधर दे दें मुझे लाके, अभी भी सामने रख लिए। इन एडजस्टमेंट्स में आपने ये नहीं सोचना कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर इनका ट्रीटमेंट क्या कर रहा है। एम्प्लॉयर अपनी किताबों में जो ट्रीटमेंट करेगा वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए ये बिजनेस है जिसमें उसने एम्प्लॉय को नौकरी दी हुई है। हमने सिर्फ ये देखना है कि एम्प्लॉयर क्या कह रहे हैं, उसकी बेस पे एम्प्लॉय की टैक्सेशन कैसे होनी है, तो हमने बस ये देखना है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चीज हमेशा के लिए दे दे, गाड़ी, घर, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज, एसी हमेशा के लिए गिफ्ट कर दे या हमेशा के लिए दे दे, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। और अगर थोड़े अरसे के लिए उसने गाड़ी दी हुई है तो 5 और 10%, और अगर थोड़े अरसे के लिए घर दिया हुआ है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। और अगर थोड़े अरसे के लिए उसने उसको वॉशिंग मशीन, ओवन, ये चीज़ें दी हुई हैं, तो फिर हम करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर इन हिज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर कोई पैसे एम्प्लॉय इस मद में दे रहा है तो उसमें से इसको माइनस कर दें। भाई लेट क्यों आते हो यार, हाइब्रिड में कल से टाइम पे आया करो इंशाल्लाह। ओके, पॉइंट नंबर 13 कहते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर में कवर तो ऑलरेडी कर ली हैं पेज 97 पे, लेकिन अगर कोई चीज़ में कवर करने से रह गया तो उसके लिए जनरल रूल ये सुन लो कि कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो असूल ये है कि उस फायदे की फेयर मार्केट वैल्यू, पर कुछ फायदा होता है, उस फायदे की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, किसको, टू एम्प्लॉयर। तो वेयर एन एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ फायदा विच इज नॉट कवर्ड अबव, जो कि ऊपर कवर नहीं कर सका मैं, तो कहते हैं द सैलरी इनकम शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ परक्विजिट एट द टाइम इट इज प्रोवाइडेड प्लस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अच्छा जी, ये जो वेडनेसडे को टेस्ट होगा 9 बजे है ना, तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, सारे सबका देना ज़रूरी होगा, और जिसके 50% से कम मार्क्स आएंगे उसके साथ फिर कुछ किया भी जाएगा इंशाल्लाह सबके सामने, वो याद 9 PM 9 PM, तो उसके साथ कुछ किया भी जाएगा, यानी उसकी क्लास भी ली जाएगी, और हो सकता है उसको 3 दिन के लिए क्लास में खड़े रखा जाए। हो सकता है आधे दिन के लिए, वो ऑप्शन ये होगी या 3 दिन क्लास में खड़े रहें या आधा दिन जनरेटर के पास खड़े रहें, तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। जनरेटर के पास आधा दिन खड़े रहेंगे या 3 दिन क्लास में खड़े रहना पसंद करेंगे, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आ जाएंगे। अजीब हो, जो मान मेन काम है वो नहीं करना, जनरेटर के पास खड़े रहेंगे, मोटरसाइकिल की पार्किंग में खड़ा कर दिया जाएगा आपको। ओके, सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी।
ऐसा वैसे हो सकता है कॉलेज से बाहर सीट्स दे के 3-4 लोगों को सजा के तौर पर बिठा दिया जाए, होता था ना स्कूलों कॉलेजों में ऐसा, सीट नहीं देते थे, खड़ा रखते थे। इस तरह भी वैसे ट्राई करते हैं इस सेशन में, जरा देखते हैं मैक्सिमम आईकैप क्या करता है हमारे साथ। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के पास जाए, यानी नौकर मालिक के पास जाए और जाके कहे कि मुझे घर दो, तो एम्प्लॉयर ये कहते हैं बेटा अभी तुम फुटपाथ पे रह रहे थे, पहले भी तो घर में ही रह रहे हो। वो कहते हैं सर वो तो मेरा अपना घर है या मेरी बीवी का है, जिसका भी है, मैं तो उस घर में रह रहा हूँ, मेरे दिल में ये आ रहा है घर हो तो आपकी तरफ से, घर हो तो आपकी तरफ से। फिलहाल तो एम्प्लॉय इस घर में रह रहा है, लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से ये ख्वाहिश करे कि घर हो तो आपकी तरफ से। तो ये जो है वो घर काफ़ी ख़तरनाक रस्तों से होता हुआ इसका रास्ता था। तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो यार इस गली में ज़रा मुझे भी लेके चलो। तो एम्प्लॉयर चलते 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 एम्प्लॉय के घर पहुंच गया, तो यानी जिसको आप कहते हैं घर तक आ गया। तो एम्प्लॉयर चलते चलते एम्प्लॉय के घर तक पहुंच गया और एम्प्लॉय को कहा कि अच्छा तुम्हें मेरी तरफ से घर चाहिए, तो ऐसा करो सारा सामान बीवी बच्चों समेत बाहर निकालो। तो एम्प्लॉय ने सारा सामान बीवी बच्चों समेत बाहर निकाल लिया। कॉलेज का मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट है, सेल्स मैनेजर है, कोई भी है, उसने सारा सामान बीवी बच्चों समेत बाहर निकाल लिया। तो एम्प्लॉयर ने कहा अब ये घर तो तुम्हारा खाली हो गया, मैं तुम्हें घर कहाँ लेके देता हूँ वो मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर तक। आप ऐसा करो ये जो तुम्हारा घर खाली हो गया है ये इस वक्त मेरे कब्ज़े में दे दो। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, आपने इधर कुछ भी करना है, यानी कोई आपने अपना सामान स्टोर करना है, कुछ करना है, ये इसका किराया इतना बनता है। तो एम्प्लॉय ने कहा मुझे किराया दे दिया करें, ये घर आप रख लें। ठीक है कोई मसला नहीं, मैंने भी तो और भी किसी को किराए पे देना था, तो आप रख लें। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है इस घर को किराए पे मैं रखूँगा। अब असूली तौर पे इस घर में रहने का हक किसको है? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर खुद रहे या किसी को रखवाए वो एम्प्लॉयर की मर्जी है। तो एम्प्लॉयर ने थोड़ी देर बाद कहा अब ये तो तकरीबन मेरा ही बन गया है, तो तुम सामान लेके दोबारा चले जाओ, अब ये तुम इस घर में रहो, तुम्हें ख्वाहिश थी मैं अपनी तरफ से घर दूँ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से घर। अब कमिश्नर खड़े होकर देख रहे हैं कि टैक्स किस पे लगाना है और हुआ गया है। तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। That is अजीब concept, but it is there. If employee or his बीवी owns a house, घर तो एम्प्लॉय या उसकी बीवी का ही था ना, एम्प्लॉयर ने तो नहीं दिया हुआ था, which is given on rent to employer, और ये एम्प्लॉयर को हमने किराए पे दे दिया, which is given on rent to, ये एम्प्लॉयर को हमने दे दिया, and the employer has provided the same house back to employee, एम्प्लॉयर ने ये घर दोबारा एम्प्लॉय को वापस कर दिया एज रेंट फ्री। अब एम्प्लॉय ने रेंट नहीं देना, असूली तौर पे एम्प्लॉय को किराया देना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयर को रहने का हक है इसमें, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि एम्प्लॉयर किराया दे रहा है। तो क्योंकि एम्प्लॉयर उसको घर लेके देना चाह रहा था, तो ना एम्प्लॉयर ने सोचा कि बाहर कोई घर किराए पे लेके दूं, इसी का घर इसको किराए पे लेके दे देता हूं, तो खुद किराया दे दिया करूंगा। तो इफ एम्प्लॉय ओन्स अ हाउस विच इज गिवन ऑन रेंट टू एम्प्लॉयर, रेंट पे किसको दे दिया, एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर ने ये घर दोबारा किसको वापस कर दिया, एम्प्लॉय को, एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब उसका रेंट कोई नहीं ले रहा, देन इट विल हैव टू फोल्ड इफेक्ट। लॉ मेकर कहते हैं इसका डबल इफेक्ट होगा। एक तो समझा जाएगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, एक तो ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दे दिया, और दूसरा ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है, यानी घर का रेंट कमा रहा है। रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो रेंट एक्चुअली एम्प्लॉय ले रहा होगा वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। इट विल बी अ फायदा इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन, ये एक अकोमोडेशन है। असल में याद रखिएगा ये दूसरा बेनिफिट इसलिए दिया जा रहा है कि जब एम्प्लॉयर किराया दे रहा है तो फिर रहने का हक एम्प्लॉयर का है। भाई किसी मौके पे जिंदगी में 3 दफा भी हाँ करनी है, अभी तो मैं 1 दफा हाँ करने को कह रहा हूँ वो नहीं निकल रही, मुझे ऐसे मुंह देखी जा रहे हैं। जब ये किराया एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो फिर रहने का हक किसका है असूली तौर पे, एम्प्लॉयर का। तो जब रहने का हक एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉयर अपना हक छोड़ के किसको रहने दे रहा है,
तो ये एक तरह का उसको वो घर प्रोवाइड कर रहा है, तो इट विल बी अ फायदा इन द फॉर्म ऑफ घर। ये एक फायदा है जो घर की फॉर्म में दे रहा है, इसलिए 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड होगा। अच्छा, इसमें हायर हुए से कंपेयर नहीं करेंगे, बस सिंपल 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड कर देंगे, यानी हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो इससे पिछले वाला पॉइंट है उसमें रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो रेंट एम्प्लॉय एक्चुअली रिसीव करा होगा वो इनकम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। रेंट में भी आपको याद है प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, तो उस चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट में से हायर कौन सा है, बस एक्चुअल रेंट को आप इनकम प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। क्लियर? पढ़ लें तो हाउस रेंट अलाउंस तो नहीं है, ये हाउस रेंट अलाउंस नहीं है बहरहाल इन एनी केस। हाउस रेंट अलाउंस क्यों नहीं है? हाउस रेंट अलाउंस इसलिए नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश नहीं दे रहा, असल में घर का किराया दे रहा है। अगर उसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने 45% में बेसिक सैलरी ऐड करना है। क्या चीज? हाँ ठीक है, वो कह दे मुझे घर नहीं चाहिए, बस ठीक है। ओके, अगर एम्प्लॉय या उसकी बीवी एक घर ओन कर रहे हों और वो घर किराए पे दे दिया जाए एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर वो घर वापस इसको दे दे एम्प्लॉय को, तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन के तौर पे ऐड हो जाएगा और इसका डबल इफेक्ट होगा। एक तो एम्प्लॉय की ये इनकम प्रॉपर्टी बनेगी जो एम्प्लॉयर से किराया ले रहा है, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय समझेगा कि मुझे एम्प्लॉयर ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, घर। तो जब एम्प्लॉयर ने घर प्रोवाइड किया हुआ तो घर प्रोवाइड करने की सूरत में क्या किया जाएगा, बोले 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड कर दिया जाएगा। डन? ओके, पेज नंबर 87, 88, टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए एक बंदा है, उसने प्रोवाइड की है आपको फॉलोइंग डिटेल। बेसिक सैलरी है 3,40,000 पर मंथ, 3,40,000 पर मंथ सैलरी है। हाउस रेंट अलाउंस है 1,30,000 पर मंथ। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पर टैक्स देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। आमतौर पर सैलरी इनकम कमाता है एम्प्लॉय और उस पर टैक्स देना भी एम्प्लॉय की अपनी जाती जिम्मेदारी होती है, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर बहुत सखी होता है, वो कहते हैं आप सैलरी भी लें आमतौर पर यह होता है कि अगर एक बंदे की तनख्वाह है ना 1,00,000 रुपया, तो फर्ज करें 10,000 उसकी सैलरी पे टैक्स बनता है, तो एम्प्लॉयर्स देते ही 90,000 है, 10,000 का टैक्स काट के। अगर एक बंदे की तनख्वाह 1,00,000 है और उसकी 1,00,000 की तनख्वाह पे 10,000 का टैक्स बनता है, तो एम्प्लॉयर देते ही 90,000 है। यानी कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से टैक्स नहीं देते, एम्प्लॉय की तनख्वाह ही काट के उसको टैक्स दे देते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है उसको एम्प्लॉयर ये कहे कि भाई तुम्हारा टैक्स मेरी तरफ से
अब वो उसको ₹1,00,000 पूरा देंगे और जो ₹1,00,000 पे टैक्स बन रहा होगा वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से हुकूमत के खजाने में जमा करवाएगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटेगा या उसको टैक्स फ्री सैलरी देगा? टैक्स फ्री सैलरी देगा। उसको क्या देगा? टैक्स फ्री सैलरी देगा। और एम्प्लॉयर हुकूमत के खजाने में अपनी जेब से टैक्स जमा करवाएगा। अब लॉ मेकर का ये कहना है कि ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो ये भी उसकी सैलरी में क्या किया जाए? ऐड किया जाए। लेकिन मसला ये होता है कि फिर जब इसको सैलरी में ऐड करेंगे तो सैलरी दोबारा बढ़ जाती है। जब टैक्स जो एम्प्लॉयर बर्दाश्त करे, जब वो सैलरी में ऐड किया जाता है सैलरी दोबारा बढ़ जाती है। तो जब सैलरी दोबारा बढ़ जाती है तो टेबल में दोबारा जाना पड़ता है। फिर टेबल में दोबारा जाने की वजह से कुछ टैक्स और बढ़ जाता है, फिर वो भी एम्प्लॉयर कहता है मैं दे दूं, तो फिर सैलरी दोबारा बढ़ जाती है। तो जब सैलरी दोबारा बढ़ जाती है तो फिर हायर स्लैब शायद लगता है, तो फिर टैक्स बढ़ जाता है। तो फिर जब टैक्स बढ़ जाता है तो एम्प्लॉयर कहते हैं मैं ही दूंगा, फिर वो बेनिफिट और मिल जाता है एम्प्लॉय को, फिर वो बेनिफिट दोबारा ऐड होता है, फिर सैलरी बढ़ जाती है। तो कोशिश करते हैं चलें ये कैलकुलेशन करने की। कैलकुलेटर्स बड़े जरूरी हैं आज। बेसिक सैलरी 3,40,000 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंसेस 1,30,000 पर मंथ। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पे टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है। जी बेसिक सैलरी कितनी है? ज़रब 12 40 हाउस रेंट अलाउंस ज़रब 12 15 जी अब एम्प्लॉय की तनख्वाह है 56,40,000, 5.64 मिलियन। ये एम्प्लॉय की तनख्वाह है। इस तनख्वाह पर टैक्स देने को कौन तैयार है? इस तनख्वाह पर टैक्स देने को एम्प्लॉयर तैयार है। स्टेप 1, सैलरी इनकम 5640,000, टैक्स ऑन अबव, इस पर टैक्स चलें जी, इस पर टैक्स निकालें। We are supposed to be in chapter number 4. सीरियल नंबर 2 ही लगेगा क्योंकि है ही सैलरी इसकी है ही सैलरी। ये हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी होता है, कार बेनिफिट भी सैलरी होता है, सारा सैलरी है। तो जब है ही सैलरी तो फिर टेबल कौन सा लगेगा? टेबल 2। तो 5640,000 5640 सीरियल नंबर 6। 7 लाख जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। जी बोले 7 लाख जमा 35% ऑफ
1 1239। अच्छा देखिएगा इधर, एम्प्लॉय की सैलरी है 56 लाख। एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है? एम्प्लॉय की 56 लाख सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयर 12 लाख टैक्स देने को तैयार है। एम्प्लॉय की 56 लाख सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयर 12 लाख टैक्स देने को तैयार है। तो लॉ मेकर ने कहा भाई एक काम करो, फिर तुम्हारा ये बेनिफिट है इसको सैलरी में दोबारा डालो। यहां तक तो बात बड़ी आसान है ना। 56,40,000 तुम्हारी तनख्वाह पर अगर 12 लाख एम्प्लॉयर टैक्स दे रहे हैं तो ये भी तुम्हें एक बेनिफिट हो रहा है, तो इस बेनिफिट को ऐड करो अपनी सैलरी में। सिक्स एट सेवन नाइन ट्रिपल जीरो। टैक्स ऑन अबव, इस पे टैक्स निकालना है। अगेन वी विल अप्लाई सीरियल नंबर 6। वन एम्प्लॉयर ने कहा कोई नहीं यार, अगर कमिश्नर ने इसको बेनिफिट का नाम दिया ना, ये जो 12 लाख मैंने तुम्हें दिया है, अगर उससे ये लगे ना ये बेनिफिट है और उसने इस वजह से तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है और तुम्हारा नया टैक्स 16 लाख निकाल दिया है, परेशान ना हो, ये मैं दूंगा। परेशान ना हो, ये मैं दूंगा, एम्प्लॉयर ने कहा। कमिश्नर ने कहा अच्छा चलो, पहले तुम मुझसे 12 लाख का बेनिफिट दे रहे थे, मुझे 16 लाख का बेनिफिट दे रहे हो, चलो लगे रहो। स्टेप 3 दोबारा सुन लें जरा। 56 लाख पे 12 लाख टैक्स देने को तैयार हो गया था एम्प्लॉयर, तो कमिश्नर ने कहा ठीक है 56 लाख में ये बेनिफिट ऐड करो ताकि इसकी सैलरी 68 लाख हो जाए। 68 लाख पे जब टैक्स बना ना 16 लाख, तो एम्प्लॉयर ने कहा ये मैं देने को तैयार हूं, तुम परेशान ना हो। उसने कहा इसका मतलब है तुम इसे 16 लाख का बेनिफिट दे रहे हो, 12 लाख का बेनिफिट नहीं दे रहे। फाइव सिक्स फोर जीरो ट्रिपल जीरो प्लस 1672,650 जी 73,650। अच्छा जी, कितने लोगों के जहन में ये आ रहा था कि हम 56 लाख में ये ऐड किया था, अब 6879,000 को इधर लाएं और उसमें ये ऐड करें। कितने लोगों के जहन में ये आ रहा था? हाथ खड़ा करें, इसमें क्या मसला है? ओके, अगर आप लोगों ने इस तरह चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा लंबा काम है और फिर थोड़ी बात भी लंबी करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल रूल सुन लें पहले। आप लोगों ने 56,40,000 को इधर रखना है, उसमें वो 1239 ऐड कर देना है, फिर दोबारा 56,40,000 को इधर बुलाना है, इसमें 1672,650। 56,40,000 को छेड़ना नहीं है। और अगर आप लोग ये लंबा काम करना चाह रहे हैं तो फिर वो ये है, अगर कोई चाह रहा है कि मैं 6879 से चलना चाह रहा हूँ तो 6879,000 फिर वो लिखेगा, यानी यहाँ जो मैंने लिखा है उसकी जगह 6879,000 लिखेगा, जमा
असल में अब ये कोई 16 लाख, ये नहीं है कि 12 लाख अलग टैक्स है, 16 लाख अलग टैक्स बने, और अब ये कहें 12 जमा 16, वो इसके ऊपर जो है वो 16 जमा 12 जो है वो कोई कितना बन रहा है, 16 जमा 12, वैसे वैसे पूछ रहा हूँ, 16 जमा 12 कितना बन रहा है, 28, तो 28 लाख टैक्स बन गया। ये तो नहीं हो रहा, असल में 56 लाख पे टैक्स 12 लाख था, तो 56 लाख पे टैक्स जब 12 लाख था, पता नहीं किधर बातें क्या हो रहा है, कौन सा सी हो रहा है, 56 लाख पे टैक्स जब 12 लाख था, तो 56 लाख जब 12 लाख से बढ़ा तो असल में 4 लाख टैक्स उस 12 लाख पे बने। ये 16 लाख में पुराना वाला शामिल है। अगर कोई उस तरह चलना चाह रहा है, उससे लंबी बात हो रही है, बाकियों को मैं ये नहीं कह रहा कुछ, अब देखने तो देख लें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है अगर देखना तो देख लें, नहीं देखना तो भी देख लें। तो 56 लाख पर 12 लाख बन रहा था, तो अब जब 56 लाख में 12 लाख ऐड हुआ तो 68 लाख बना। तो असल में 56 जब 68 पे गया तो ये 12 लाख से बढ़ा, जब ये 12 लाख से बढ़ा तो इसमें 4 लाख पे जो तकरीबन टैक्स आया वो 12 लाख की वजह से है। और देखें 12 लाख का तकरीबन 30%, 35% वही बनेगा ना, 12 लाख का 30-35% 4 लाख के करीब बनेगा। तो ये अब अगर किसी ने ये करना है ना, तो फिर ये ऐसे करेगा, 6 से 7 9 को अगर किसी ने पकड़ना है तो फिर वो ये करेगा कि 16, क्योंकि अब इसमें इसने 12 लाख डाल दिए हैं, अब सिर्फ 4 लाख इसने डालने हैं, तो फिर ऐसे करेगा पेपर में 1672650 माइनस 1239000, इन दोनों का डिफरेंस 433। अब इसका मतलब है ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और स्टार डालकर ये भी करनी पड़ेगी। ये दोनों करके अब जवाब देखें, 6879000 जमा 43365 7312। तो दोज हु आर सेइंग के उस तरीके से चलें, तो डेट इज अ बिट लेंथी तरीका, तो इससे इस तरीके से चलने की जरूरत नहीं है। तो कीप इट सिंपल, छोड़े पर इसको क्यों चल रहे हैं, तो चलना ही नहीं, लिखना ही नहीं। तो कीप इट सिंपल। क्या 56 लाख पे पहले टैक्स कितना निकाला था, 12 लाख, 12 लाख को 68 लाख हो गया। अब 68 लाख की टेंशन ना लें, 56 लाख को दोबारा बुलाएं, और इस पे बेनिफिट कितना है, 56 लाख पर ऐड होते होते बाकी चीजें भी डाल के बेनिफिट फाइनली कितना मिल रहा है इसको, 16 लाख। तो इस तरह चलें। तो स्टूडेंट्स की ईज के लिए हम उनको इस तरह बताते होते हैं कि आपने बस ये वाला 56 लाख, तेरी खैर तेरा, ये वाला 56 लाख इधर ले आना है, और फिर यही वाला 56 लाख इधर ले आना है। तो 56 लाख को नहीं छेड़ना, ये वाला 56 लाख पहले, अभी स्टेप 1 2 3 तो स्क्रीन पे अच्छा समझ आता है। ये वाला 56 लाख इधर ले आना है, इसमें 12 लाख फाइनेंशियल ऐड कर रहे हैं, फिर यही वाला 56 लाख इधर ले आना है। तो ये जरा डायग्राम भी ज़हन में रखिएगा, इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, ये वाला इधर नहीं लाना, बल्कि मेरे ख्याल से एरो को ना ऐसे रखना है, समझ आ गए, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना है, वरना काम उस तरह भी उससे बहुत लंबा हो जाएगा। होप इट्स क्लियर नाउ, डायग्राम से जरा याद रह जाता है। तो ब्रिंग दिस 56 लाख हेयर एंड ब्रिंग दिस 56 लाख हेयर। अब इसमें टैक्स निकालें, 7 लाख प्लस 35% ऑफ 3212 228। असल में अब ये 18 लाख जो टैक्स है ये टोटल है, इसमें ये पुराने वाला 1,67,000 भी पड़ा हुआ है, ये 16 लाख सॉरी पड़ा हुआ है,
तो अब असल में वो जो 12 लाख और 16 लाख का डिफरेंस 4 लाख था ना, उस पर तकरीबन ये 1.5 लाख टैक्स ऐड हुआ है। तो बहरहाल इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। स्टेप 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे एक वक्त आएगा कि इनमें गैप बहुत कम होता रहेगा। किस में? अभी इसमें 4 लाख का गैप है, फिर इसके अंदर कोई 1.5 लाख का गैप है, आगे करेंगे कोई 50-60 हज़ार का गैप आ जाएगा, आगे करेंगे 10-15 हज़ार का, आगे करेंगे 2-3 हज़ार का, आगे करेंगे 500-600 रुपये का गैप आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी एक नॉर्म चल रही है मार्केट में कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए ये कैलकुलेशन स्टेप 3 पे रोक दी जाती है। प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन आप 10वें स्टेप तक भी चला लें, कोई मसला नहीं, तब तक चलाते रहें जब तक कोई 4-5 रुपये का डिफरेंस ना रह जाए। अभी तो 4-5 का डिफरेंस नहीं है, अभी तो 1.5 लाख का डिफरेंस है, तो इसलिए ये कैलकुलेशन आगे चलाई जा सकती है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी इस कैलकुलेशन को रोका जा रहा है। तो पेपर में आप लोगों ने भी 3 स्टेप करके इसको रोक देना है। तो ले आए, बात खत्म नहीं हुई लेकिन जबरदस्ती हमने खत्म कर दी है। जी, टैक्स बेनिफिट वर्किंग यही इसकी टैक्सेबल इनकम है और यही इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। बल्कि आपके समझने के लिए अगर मैं इसको इनकम फ्रॉम, सही है, यही इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसी इनकम फ्रॉम बिजनेस डाल दें, इसमें मिसाल दे रहा हूँ, जीरो इनकम कैपिटल गेन डाल दें, जीरो इनकम प्रॉपर्टी डाल दें, जीरो, इस समझने के लिए ताकि फॉर्मेट ना हिले हमारा। ये क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, कुछ लोग गलती से इसको इनकम फ्रॉम सैलरी समझते हैं, ये तो बेसिक सैलरी है, ये सारी मिला के ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। 7 अच्छा, अब अगर इसका हम 75% लेके सैलरी से कंपेयर करेंगे तो सैलरी कम तो नहीं आएगी, सैलरी ज्यादा ही आएगी। इसका 75% लेके जब इसे कंपेयर करेंगे, इसका 75% कोई 74 लाख का, कोई 50-55 लाख आ जाएगा। जो भी 50-55 लाख आ जाएगा इसके 75% से जब कंपेयर करेंगे तो सैलरी ज्यादा आएगी। तो टेबल 2 बिजनेस वैसे ही आपको समझने के लिए डाले ताकि आपको याद रहे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट यही है। ये ऊपर एक तरह की वर्किंग चल रही थी, सैलरी इनकम ये है, ये नहीं होती सैलरी, सैलरी इनकम ये होती है जी। टैक्सेबल इनकम, टैक्स, अब टैक्स निकालें अब एक दफा और जाए टेबल में, अब टैक्स निकालें। वो तो एक वर्किंग की थी हमने, हाइब्रिड में नजर आ रहा है जिसने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर सारे जरा दिखाएं, ऐसे हाथ ऊपर करके। कैलकुलेटर्स जी बैग से निकल रहे हैं माशाल्लाह, और जी वेल डन, शुक्रिया, बिल्कुल एंड पे याद आ गया कैलकुलेटर। ओके, टैक्स अब निकालें 7.4 पे। सात लाख जमा 35% अमाउंट सीडिंग 41 लाख, 7 लाख जमा 35% ऑफ 33,644 क्या एम्प्लॉय जाके ये गवर्नमेंट को दे दे? एम्प्लॉय जाके ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दे?
ये एम्प्लॉयर ने उसकी जगह जमा करा दिया है। अब एम्प्लॉय ने कितना हुकूमत को देना है? लेस टैक्स ऑलरेडी बोर्न बाय या पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में कितना टैक्स जमा करवा दिया है? यही वाला जो आपने ऊपर ऐड किया हुआ है 182 531। अब ये 531220 आना चाहिए पेएबल टू गवर्नमेंट। असल में पेएबल टू गवर्नमेंट बनता नहीं है इस सिनेरियो में। एम्प्लॉय ने जेब से कुछ जमा नहीं कराना, लेकिन हमने स्टेप 3 पे कैलकुलेशन रोक दी थी, इस वजह से पेएबल टू गवर्नमेंट आ रहा है, वरना पेएबल टू गवर्नमेंट आना नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने खुद कहा है कि सारी सैलरी पे टैक्स वो जमा करवाएगा, तो उसूली तौर पे पेएबल टू गवर्नमेंट आना नहीं चाहिए। तो किताब पे लिख लें, लिखा हुआ है वैसे मेरे ख्याल से, लिखा हुआ है किताब के सोल्यूशन पे, पहले यहां तक नोट कर लें। जी भाई, हैंड्स रेस किया हाइब्रिड में, माइक पकड़ाएं भाई को। जी मोहतरम। हाँ फॉर्मूले हैं, लेकिन वो फॉर्मूले फेल हो जाते हैं जब स्लैब आगे वाला शिफ्ट हो रहा हो, तो इस वजह से वो फॉर्मूला फिर लगाने की जरूरत नहीं। अगर अगले सीरियल में गिर रहे हो तो वो फॉर्मूला फेल हो जाता है। हाँ जी, हमने इसकी हाँ, तो बस एम्प्लॉय को तो फ़ायदा हो गया ना, बस एम्प्लॉय को ही फ़ायदा देना था, एम्प्लॉयर को तो कोई फ़ायदा नहीं देना था। एम्प्लॉयर तो अपनी तरफ से बर्डन खुद बर्दाश्त करने को खुशी से तैयार है, क्योंकि उसको बस ये डर है कहीं ये एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो मेरा पूरा बिजनेस ही बैठ जाना है, इसलिए शायद इतने नखरे उठा रहा है। इसी वजह से लोग नखरे उठाते हैं ना, और क्या वजह होती है नखरे उठाने की? अब सर आसिफ कॉलेज वालों को कहते हैं मैंने हेलीकॉप्टर पे आया करना है, तो मजबूरन उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है यार आप ना पढ़ाएं, आप किसी और कॉलेज को देख लें जरा। ओके, जमाना जल्दी जमाना आने वाला है, हेलीकॉप्टर सबके पास हुआ करेंगे, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ओके, फैसलाबाद से क्लास लेने आएंगे। पॉइंट 3, फैसलाबाद क्या? आप वेयर एन एम्प्लॉयर, जहां कोई एम्प्लॉयर अग्रीज टू पे टैक्स, टैक्स पे करने को अग्री करता है, किसके ऊपर? ऑन एम्प्लॉइज। जहां कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स पे करने को अग्री करता है, द एम्प्लॉइज सैलरी शेल बी ग्रॉस्ड अप बाय द टैक्स पेएबल बाय, तो एम्प्लॉय सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। एम्प्लॉय सैलरी शेल बी ग्रॉस्ड अप वेयर द एम्प्लॉयर agrees to pay tax on employees salary, the employee's salary shall be बढ़ा by the tax payable by employer, जो एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा उससे। क्लियर? पॉज करना, तो स्टार्ट। अच्छा जी फिजिकल ही होगी भाई, एसी के पर ऊपर कर दो। वेयर एन एम्प्लॉयर अग्रीज टू पे टैक्स ऑन एम्प्लॉइज सैलरी,
जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स पे करे, द एम्प्लॉय की सैलरी शैल बी बढ़ा, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी बाय द अमाउंट पेएबल बाय एम्प्लॉयर। जो कौन पे कर रहे हैं? एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने ये डाटा आपको प्रोवाइड किया है। बेसिक सैलरी 3,40,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 और कैपिटल गेन इनकम 6 लाख। अब ये कैपिटल गेन इनकम को क्या एज्यूम करेंगे? नॉर्मल रिजीम, सेपरेट ब्लॉक? नॉर्मल रिजीम। तो 6 लाख कैपिटल गेन इनकम है। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर या कैपिटल गेन इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर? टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये आई एम वेरी सीरियस कि ये आपको जो मौका मिल रहा है ना, ये 2 दिन का, ये फिर आइंदा मौका नहीं मिलना। और ये मौका इतना गोल्डन है कि इसमें आपने पिछला सारा रिवाइज करना है। तो कंफर्टेबली बंदा जो है वो एक दिन 10-12 घंटे बैठ जाए ना, तो पिछला सारा जो है वो रिवाइज हो जाता है। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। जब हमने सीए फाइनल शुरू किया था तो 2 दिन मुझे मिले, किसी तरह छुट्टी ब्रेक मिल गई, दाएं बाएं कोई काम नहीं था, तो 2 दिन में पूरा जो है सीए इंटर वाला जो कंपनी लॉ था वो सारा रिवाइज कर लिया था। तो 1 दिन 2 दिन मोर देन एनफ होते हैं। इतना टाइम होता है, आपकी सोच है, इतना टाइम होता है, बस कोई पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। तो कंफर्टेबली ये 2 दिनों के अंदर 3 सब्जेक्ट्स को आप ऐसे फारग कर सकते हैं जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, सारा महीने डेढ़ का फारग कर सकते हैं। 30 लेक्चर तो कुछ भी नहीं है, लोग 100 लेक्चर कवर, तो अजीब। अच्छा चलें जी। एक साहब तो ऐसे मिले मुझे कि वो कहने लगे यार ये 4 पेपर एक दफ़ा दिए पास हुए, 4 पेपर अगली दफ़ा दिए पास हो गए। ऐसे बंदे भी हैं दुनिया में। तो नहीं आपको मिलते हैं या नहीं मिलते? मुझे मिलते रहते हैं। 4 दे के चारों रह गए, वो मिलते हैं। ये अपना मिलना चेक कराओ। ये हाइब्रिड में क्या तस्वीर खींची जा रही है? अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं। मिस्टर ए प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। बेसिक सैलरी 3,40,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 एंड कैपिटल गेन 6 लाख। सैलरी पे टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? एम्प्लॉयर। ये डाटा मैंने सेम रखा है। बेसिक सैलरी 40,80,000, हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000 जरा 12, 15,60,000, टोटल कितना हो गया? 56,40,000। अब 56,40,000 पर एम्प्लॉयर टैक्स देने को तैयार है या कैपिटल गेन पे भी एम्प्लॉयर टैक्स देने को तैयार है? 56,40,000 पर एम्प्लॉयर टैक्स देने को तैयार है। तो 56,40,000 पर टैक्स बना 12 लाख। एम्प्लॉयर ने कहा मैं देता हूं, कमिश्नर ने कहा चल आजा, फिर 68 लाख पर टैक्स बनेगा। 16 लाख टैक्स एम्प्लॉयर ने कहा मैं देता हूं, कमिश्नर ने कहा फिर इसकी इनकम 73 लाख है। एम्प्लॉयर ने कहा 18 लाख मैं टैक्स देता हूं। उसने कहा चल फिर इसकी सैलरी में ऐड कर। टैक्स बेनिफिट ठीक है, अपना टाइम तो बचा लिया, हमें तो करना पड़ेगा ना दोबारा घर जाके। अच्छा जी, ये आपकी निकला इनकम फ्रॉम कैलकुलेटर जवाब भी दे सकता है पेपर में, नहीं हो सकता ऐसा? कैलकुलेटर जवाब दे सकता है, इसलिए 2 लेके मैं यही सुनना चाह रहा था। इनकम कैपिटल गेन 2 कैलकुलेटर लेके जाया करें मेरे भाई। कैपिटल गेन इनकम बोले कितनी? 6 लाख। एट जीरो ये क्या आ गई आपकी? टैक्सेबल इनकम जी। इस पर टैक्स करने 7 लाख प्लस 35% ऑफ 396। अच्छा एक मिनट पहले मुझे बताएं, यहाँ टेबल 1 लगना था या टेबल 2 लगना था? यहाँ जरा चेक करना जरूरी है क्योंकि कैपिटल गेन भी आ गई है।
कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का, 8064428 के ऊपर लगाएं 75%। ये लगाने या सिर्फ ऐसे से करने हैं? लगाने। 8064428 पे 75% लगाएं और इसे कंपेयर करें सैलरी से, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। जी बोले 2087 क्या ये 20 लाख रुपया टैक्स इसका हुकूमत को इसने खुद जाके देने, या 20 लाख में से 18 लाख पहुंच चुका है? इसी को कहते हैं पहुंची टैक्स ऑलरेडी पेड या बोन बाय एम्प्लॉयर। कोई एक बोले ना 263122। अब ये टैक्स जो बन रहा है, इसके साथ मैं नहीं कह सकता कि ये टैक्स जो है वो जीरो आना चाहिए था, क्योंकि अब तो कैपिटल गेन का भी टैक्स है। चलें जी नोट। वर्किंग छोड़े पर मेन तो नोट कर लेना कम से कम। हाँ जी, पेबल बाय एम्प्लॉय जीरो होना चाहिए ना, एम्प्लॉय ने पे नहीं करना, बस एम्प्लॉयर फिर इसको ना करे, ये ऑफर ना दे एम्प्लॉयर को अगर ये महंगा पड़ा तो। ये जल्दी जल्दी नोट करें, बहुत स्लो थर्ड नंबर सेकंड नंबर नोट करें आप लोग, इस तरह तो यही मेडिकल होना पूरी क्लास में आप लोगों से। जो किताब पे नोट हुआ होगा उसको सोल्यूशन में उस पे करें ना, रजिस्टर पे। किताब पे दोबारा नोट करने का क्या फायदा? एम्प्लॉयर ने बस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना, एम्प्लॉयर ने कहा था मैं सिर्फ सैलरी पे दूंगा, तो हमने यहां पर रोक कर 56,40,000 को ले गए उधर, इसको सेट करके ले आए कि 56 लाख सैलरी पर एम्प्लॉयर 18 लाख देने को तैयार है, तो ये इसकी सैलरी इनकम होगी। बाकी ये कैपिटल गेन बिजनेस दोस्तों जो भी कमाए वो सारा जमा होगा, जमा होकर फिर बाकी न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा।
कैपिटल गेन भी तो नॉर्मल रिजीम है, नॉर्मल रिजीम सब कुछ जमा करके टेबल में जाते हैं ना। जी पूछे सवाल। 263122 में एक तो थोड़ा सा वो टैक्स है कि स्टेप 3 पे हमने कैलकुलेशन रोक दी थी, इस वजह से कुछ थोड़ा बताया होगा। बाकी कैपिटल गेन पे तो टैक्स बनता है, वो तो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से ही देने, तो इसलिए इसमें टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट है। बाकी हमें नहीं पता कितना किसका है, बस ये पे कर देना बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अभी उधर ही रखो कैमरा। मिस्टर बी हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। मिस्टर बी ने ये डिटेल प्रोवाइड की है। बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ and house rent allowance is 30,000 per month. Tax of ₹500 will be borne by employer. 500 रुपये का टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। अब बेसिक सैलरी आपकी आ जाएगी 40,000 ज़रब 12, हाउस रेंट अलाउंस 30,000 ज़रब 12, 8,40,000। एम्प्लॉयर कह रहा है, ये बेचैनी कुछ जगहों पे क्यों मची हुई है, क्लास हो रही है इधर। अच्छा, टैक्स बेनिफिट 800 रुपया, एम्प्लॉयर 500 रुपया। एम्प्लॉयर 500 रुपये अपनी जेब से टैक्स देने को तैयार है, 1 रुपया ऊपर नहीं देगा। तो बस 500 को यहाँ पे ऐड करें। ये वर्किंग से नहीं आया, अब ये वर्किंग के बजाय सिर्फ क्वेश्चन से आ गया। तो ये आपकी इनकम निकल आई। कौन बोल रहा है, क्या मसला है? इस इनकम पे टैक्स जाके निकालें टेबल 2 में, ये आपका टैक्स निकल आया। आप फिर 500 को पुराने तरीके से क्या कर दें, माइनस कर दें। जो टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त करने को तैयार हो उसको आपने इन द एंड क्या किया करना है, लेस किया करना है, क्योंकि ये वो टैक्स होता है जो ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। तो ये क्वेश्चन 2 पे हमने जो है वो एरो लगाया है। क्वेश्चन 1 पे भी इसी तरह लग सकता है। जो टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त करने को तैयार है वो एंड पे माइनस कर दें। क्वेश्चन 4 होमवर्क में कर लीजिएगा। अच्छा जी, पेज 98। ये एक अलग टॉपिक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। समझ लें कि सैलरी के चैप्टर में एक छोटा सा छुपा हुआ चैप्टर है, इसको कभी अलग से करेंगे 2-3 दिनों बाद इंशाल्लाह। पेज 106। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स सैलरी। वो बंदा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है, हाइब्रिड में तीसरी रो में बातें शुरू हो गई हैं, मुज़ाकरात। वो बंदा जो रेजिडेंट हो, जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा हो, उस बंदे को रेजिडेंट कहेंगे। रेजिडेंट के बारे में हमने ये रूल पढ़ा था कि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो अगर रेजिडेंट की फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा तो सवाल ये राइज होता है कि क्या इसने वो टैक्स देना है या नहीं देना। तो उसके लिए सवाल पढ़ते हैं। अमजद एक पाकिस्तान का सिटीजन है, XYZ कंपनी में जॉब कर है।
उसने 1 जुलाई 10 से लेकर जनवरी 31 2011 तक ये जॉब की है, यानी 7 महीने पाकिस्तान में जॉब की है। फिर उसको एक नेपाल में जॉब मिल गई ऑन 1 फरवरी 2011। नेपाल चला गया 1 फरवरी 2011 को। उसकी महीने की तनख्वाह पाकिस्तान में 60,000 थी और नेपाल में उसकी तनख्वाह 90,000 रुपये। ऑन मई 31 2011 ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द नेपाल से रिजाइन कर गया and came back to Pakistan on the same date. Since then, he has yet not got any job. उस वक़्त से लेके अभी तक मक्खियाँ मार रहा है। He has properly paid the tax to Nepalian government. नेपाल की गवर्नमेंट को उसने प्रॉपरली टैक्स पे कर दिया है जो उसने वहाँ कमाया था। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी। पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान में बताएं कितनी तनख्वाह कमाई है? 60,000। कितने महीने? ये इसकी पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि ये बंदा क्या है? तो जो बंदा रेजिडेंट होता है जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा होता है, तो उसकी पाकिस्तान और बाहर दोनों की इनकम क्या होती है? टैक्सेबल होती है। तो इसका स्टे 31 जनवरी तक पाकिस्तान में, यानी 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में तो कंफर्टेबली 183 डेज हो जाते हैं। 6 मंथ से ही थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर निकले तो 183 डेज हो जाते हैं। कईयों के तो 6 मंथ्स में ही 183 डेज हो जाते हैं। तो इसलिए 7 मंथ्स में तो ऑब्वियसली 183 डेज हो गए हैं। जी, पाकिस्तान में कितनी तनख्वाह कमाई? 60,000 ज़रब 7 महीने, जवाब 4,20,000। नेपाल में कितनी तनख्वाह कमाई? कितने महीने? कौन कौन सा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कितने महीने? 4 महीने। जी बोले। 3 टोटल 780,000। अब सवाल यह है, क्या यह तनख्वाह माफ होगी या इस तनख्वाह पे टैक्सेबल होगी जो नेपाल में कमाई? लॉ मेकर कहता है फॉरेन सैलरी माफ कर दो, फॉरेन सैलरी माफ कर दो अगर एक शर्त पूरी हो जाए। शर्त को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, शर्त को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। फॉरेन सैलरी माफ कर दो अगर एक शर्त पूरी हो जाए। शर्त क्या है? इफ पेड टैक्स ऑन सैलरी, अगर आपने फॉरेन कंट्री में सैलरी पे टैक्स पे कर दिया है तो फॉरेन सैलरी हम आपकी क्या कर देंगे? अब रूल सुन लें और कंडीशन सुन लें। जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुके, उस बंदे की बाहर के मुल्क की सैलरी क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। उस बंदे की बाहर के मुल्क की सैलरी क्या हो जाएगी? अगर वो एक शर्त पूरी कर दे कि बाहर के मुल्क में क्या पे कर दे? टैक्स पे कर दे। वेट 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 वेट, तो इसको मैं क्या करने लगा हूं? कौन सी इनकम? मुझे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में माफ है। नेपाल में तुम दे आए हो, पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, ऐसा बिजनेस में नहीं होगा, ऐसा कैपिटल गेन में नहीं होगा। उनको फिर हम और कोई बेनिफिट देंगे, वरना ये लोग चीखते थे कि डबल टैक्स लग रहा है, नेपाल में भी देना पड़ा है, पाकिस्तान में भी देना पड़ा है। तो इनको हमने रिलैक्स कर दिया। हमने कहा नेपाल में दे आए हो, दे आए हो, नेपाल में दे आए हो, नेपाल में टैक्स दे, जाओ। पाकिस्तान में तुम्हें टैक्स क्या किया? माफ किया। तो व्हाट इज माय टैक्सेबल इनकम नाउ? 4 लाख। तो सोल्यूशन इसका सही नहीं हुआ, खाली मैंने डैश डाल के इग्नोर किया हुआ है। तो सोल्यूशन जिस तरह पेपर में करना है उस तरह कर लें जरा। जी आप पूछे, सवाल कौन पूछ रहा था? जी वो अगला सिनेरियो आ रहा है।
हाँ जी, चलो चलिए। एनी फॉरेन सैलरी, एनी क्या माफ होने लगी है, पाकिस्तान वाली या बाहर वाली? बाहर वाली। एनी फॉरेन सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी, अगर इंडिविजुअल ने टैक्स पे कर दिया है, इफ इंडिविजुअल हैज पेड द टैक्स, फॉरेन इनकम टैक्स ऑन सैलरी। फॉरेन इनकम टैक्स कहां पे किया होगा? बाहर के मुल्क में। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनमें आपने टैक्स पे नहीं करना होता, बल्कि बाहर के मुल्क वाले काटते हैं। बाहर के मुल्क वाले भी काटते हैं, मैंने आपको बताया था, अक्सर पाकिस्तान वाले भी काटते हैं सैलरी पे टैक्स। आप क्या समझ रहे हैं? तो अक्सर बाहर के मुल्कों वाले ना काटते हैं सैलरी पे टैक्स। बात मुकम्मल होगी। तो ये थर्ड लास्ट रो में क्या है? अब ये लास्ट टाइम में, फिर मुझे सीट चेंज करनी पड़ेगी। कितनी देर से डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, तो अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं और वो बाहर के मुल्क में बाहर की सैलरी पर टैक्स काट लें, तो ये समझा जाएगा आपने टैक्स पे कर दिया। असल में कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल हैज पेड, तो अगर बिल्कुल अल्फाज पे जाए तो फिर इंडिविजुअल का खुद जाके पे करना जरूरी है। लेकिन पॉइंट 2 ने कहा नहीं 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 नहीं, वो इतना जरूरी भी नहीं है। अगर बाहर की हुकूमत वाले 2 लाख तनख्वाह देते हुए 20,000 टैक्स काट लिया, तो ये भी समझा जाएगा टैक्स पे हो गया गवर्नमेंट के खजाने में, और समझा जाएगा इंडिविजुअल नहीं पे किया। इट विल बी अज्यूम्ड दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज पेड द टैक्स, ये अज्यूम किया जाएगा उसी ने टैक्स पे कर दिया है। अगर टैक्स काटा जाए, अगर टैक्स विद हेल्ड की जगह कभी कभी क्या आता है? डिडक्टेड। इफ टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, अगर टैक्स काट लिया जाए, किसने काटा? कौन काटेगा? एम्प्लॉयर काटेगा। और काट के कहां जमा करवाएगा? बाहर की गवर्नमेंट को। काट के कहां जमा करवाएगा? बाहर की गवर्नमेंट को। जैसे डॉगी काट के जाके अपनी अम्मी को बताता है ना, आज मैंने इतने बंदों को काटा, बताता है शाम को, पूरी कारगुजारी सुनाता है। तो इसी तरह इधर कौन किसको क्या बताएगा? एम्प्लॉयर टैक्स काटेगा और जाके किसके खजाने में जमा करवाएगा? गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और काम भी इंशाल्लाह प्लान करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 और साथ एक छोटा सा चैप्टर नंबर 10, ये आपसे सुना जाएगा। ये ट्यूसडे वाली क्लास में नहीं सुना जाएगा, उसमें तो अटेंडेंस कम होगी। ये वेडनेसडे वाली क्लास पर सुना जाएगा, इसमें अटेंडेंस इंशाल्लाह पूरी होगी। नए जज्बे, नई मोटिवेशन। तो फिर ये ज़रा अगर कोई ऐसे बच्चे बैठे हुए ना, नॉन सीरियस टाइप और अजीब अजीब लोग, तो फिर इनको ज़रा साइड पे बुला के सेट किया जाएगा। बुध को इंशाल्लाह ये दंगल होगा, 1 साइडेड दंगल। ओके, पेज 106 उसी पे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस पेज की ज़ियारत करने को कहा था मैं। पेज नंबर देख लें, सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं,
बताने वाली बात भी नहीं है, लेकिन चले बता ही देता हूं आपको, आपने आगे ना बताइए किसी को। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहां पे सैलरी पे टैक्स ही नहीं होता। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहां पे सैलरी पे टैक्स ही नहीं होता। अब उन मुल्कों में अगर कोई बंदा गया हो तो उन मुल्कों में अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे ना करे तो फिर तो वो बंदा मारा जाएगा ना। तो इसका हल क्या है? लॉ मेकर कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले गए हैं जहां पे बाहर के मुल्क में टैक्स ही नहीं है सैलरी पे, तो अगर आप 2 शर्तें पूरी कर दें तो भी मैं फौरन सैलरी माफ कर दूंगा। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, पहली शर्त आपने यह पूरी करनी है कि वहां पर, पहली शर्त आपने यह पूरी करनी है कि वहां पर जहां आप बाहर के मुल्क में गए हैं वहां आपने साल के आखिर दिन उधर ही होना है। यानी जब आप नौकरी करने पाकिस्तान से चले गए ना बाहर, तो साल के आखिरी दिन बाहर ही रहें, पाकिस्तान में ना मौजूद हो, फिजिकली एग्जिस्टेंस आपकी बाहर के मुल्क में हो। उसके बाद अगली शर्त कि आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी आप पाकिस्तान के सिटीजन हो। सिटीजन और रेजिडेंट में फर्क है। रेजिडेंट तो वो होता है जो 183 डेज, सिटीजन तो वो होता है जिसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है। तो आपके पास पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? जब ये 2 चीजें पूरी हो जाएं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? फॉरेन सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, चाहे बाहर के मुल्क में टैक्स पे करें या ना करें, करें या ना करें, कोई मसला नहीं। अरसलान नहीं था वो खाला जी के बेटे का भाई, जमीला का शोहर? हाँ, मिस्टर अरसलान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी। ये XYZ कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है। कंपनियों के नाम भी देखो, XYZ। He worked in XYZ. Well, I'm very happy you are getting full 2 days to revise all of this, and ये नया जज्बा, मोटिवेशन, वो जो पहले दिन जिस तरह आप आए थे ना तैयार होकर, उसी तरह आप आ रहे होंगे। ये मैंने तो सारा रिवाइज कर लिया, ज़बरदस्त। ये लुत्फ दो। 48 घंटे, 48 में से 6 जमा 6 सोने के लिए 12 महीने सोने, टाइम ही टाइम है पढ़ने का। इतना टाइम है पढ़ने का, पढ़ थक जाएंगे आप। ही वर्कड इन XYZ कंपनी। वो XYZ कंपनी में काम करता है फ्रॉम 1 जुलाई 2010 टू 31 जनवरी 2011। 7 महीने उसने कहाँ काम किया? पाकिस्तान में। विजुअलाइज किया करें ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल का जनवरी, 7 महीने उसने पाकिस्तान में काम किया। तो ये बंदा क्या बन गया? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ही गॉट अ जॉब इन सऊदी अरब। उसको एक जॉब कहां मिल गई? सऊदी अरब में। वेयर ही ज्वाइंड ऑन मार्च 1, 2011, जहां उसने 1 मार्च 2011 को ज्वाइन किया। तो ठीक है, फरवरी का महीना इधर मक्खियां मारता रहा होगा कहीं बैठ के। मक्खियां कम हो जाए और क्या चाहिए, ये भी एक जॉब है फी सबीलिल्लाह। ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फरवरी 20, 2011। 20 दिन मक्खियां इधर मारी, 10 दिन मक्खियां उधर जाके मारी। हिज मंथली तनख्वाह इन पाकिस्तान इज 50,000 पर मंथ। पाकिस्तान में उसकी तनख्वाह 50,000 थी, लेकिन सऊदी अरब में उसकी तनख्वाह 80,000 है पाक रुपीज में। हबीबी एज ऑन 30 जून ही वॉज स्टिल इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, 30 जून तक वो कहां था? अभी तक सऊदी अरब ही था। ही डिड नॉट पेड एनी टैक्स ऑन हिज सैलरी इन सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया में इसने टैक्स पे नहीं किया। अच्छा, अब क्या ये बाबू हमारा सिटीजन है? और दूसरी बात, रेजिडेंट तो है ही ना, रेजिडेंट वाली तो बात ही नहीं। मैंने 2 सवाल पूछे। नंबर 1 क्या है? सिटीजन है। और नंबर 2, साल के आखिरी दिन भी पाकिस्तान। ये और ये, इन दोनों शराइत को अंडरलाइन करके, ओ नो 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 प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर के मुल्क में टैक्स ना भी पे करे तो कोई मसला नहीं।
साथ लगे कंधे पे थपकी दे, फिर हम आगे चलते हैं। अप्रिशिएट करें उससे, अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट। और थोड़ा सा उसको आज हौसला देके भेजने के यस तुम कर सकते हो, मुझे अपना नहीं पता हो लेकिन तुम कर सकते हो। 2 दिन अगर तुम पढ़ने पे आओ ना, तुम इंशाल्लाह पढ़ सकते हो। अपना मुझे नहीं पता, यू कैन डू इट। ओके, बताएं जी पाकिस्तान सोर्स इनकम। देखिए साथ वाला शर्मा गया थोड़ा सा है, थोड़े से उसको किया है, शर्मा गया है। 50,000 जरब, गाल लाल हो गए भाई फरमा रहा है, जरब 7 350,000। और फॉरेन सोर्स इनकम भाईजन पहले डोंगे जी पा दे लो, फिर बाद में कट भी लवांगे। डोंगे जी पा ही नहीं रहे तुसी, बारो बारी। अच्छा जी 80,000 जरब। किस दिन गया सऊदी अरब? 1 मार्च को। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये सोना नहीं हाइब्रिड में। 4 8 4 बार 3 लाख, टोटल 6,70,000 लेस फॉरेन सोर्स इनकम इज। आप जरा बाहर आइएगा, आप बाहर आइएगा जरा। 3,20,000 जाए, यहां से निकल जाए। मुझे लगा मुझे कह रही हैं टैक्स से इनकम। कभी निकाला सर ने क्लास से बाहर? बहुत दफा, तब से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। एसी बंद करा दें यार, इसको परमानेंटली ऑफ करा दें, शट डाउन करा दें टिल फर्दर ऑर्डर्स। डिसमेंटल करा के बाइक की गाड़ी में रख दें। डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ओके, ये क्या हो, खुद ही इन्होंने बंद कर दिए? ये आपने किए दोनों? नहीं, आपने किए, इन्होंने बंद किए खुद ही हो गए हैं। सोच से नहीं नहीं, मैं ये ऑन सीरियस नोट में पूछ रहा हूं, आपने बंद किए या इन्होंने खुद ही बंद किए? क्या? ठीक है, आपने किए। जैसे बच्चे मोबाइल से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्लास को ऑपरेट। ड्राइवर को बहुत बुरा लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं करूंगा जो करना है, उधर से अगर सवारियां पंगे लेने लग जाए। ओके नेक्स्ट। सो मैं कई क्लासों में बच्चों ने पंगे लेने की कोशिश की है। असूल देखें, सारे बेसूलियों की वजह से बनते हैं। अगर लोग बेसूलियां ना करें तो शायद असूल भी इतने ना हो। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2, अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर, अगर एक पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, ना जा रहे हैं, ना जा रहे हैं, चल फिर उत्थे ही रही, एंड रिमेन्स अब्रॉड, और बाहर ही रहा, चंगा ही हो गया। ड्यूरिंग अ ईयर, उस साल। देन सैलरी एंड बार, अंदर बाहर, सैलरी एंड बार, पाकिस्तान से बाहर, ड्यूरिंग दैट ईयर, उस साल, शेल बी, शराइत के हैं, सिटीजन हो, जब बाहर ही रहे, एंड रिमेन्स अब्रॉड। अब्रॉड क्या सेन में? बार। बार का मतलब ये है, अगर ये पाकिस्तान का नक्शा है, इससे बार, अच्छा कौन सा चैप्टर चल रहा है?
7। फॉरेन सैलरी ऑफ, हमारी क्या डिस्कशन थी आज? ये इनको मुतवज्जे कर दें, सीए करा लें पहले आप। फॉरेन सैलरी ऑफ रेजिडेंट की फॉरेन सैलरी, भाई ये जरा अटेंटिव रहिएगा। रेजिडेंट की फॉरेन सैलरी, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और बेटा नोट करने का टाइम दिया जाएगा, परेशान ना हो। पहला सवाल, फॉरेन टैक्स पेड, क्या तुमने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? हाँ। जैसे मर्जी बोले अगला, हमें क्या, हमने तो जवाब ही लेना ना। तो क्या तुमने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? हाँ। जाओ तुम्हारी फॉरेन सैलरी माफ, जाओ तुम्हारी फॉरेन सैलरी माफ। बाहर के मुल्क में तुमने टैक्स पे किया है? ना, नहीं पे किया। क्या तुम सिटीजन और बाहरी हो? हाँ, मैं सिटीजन हूं और बाहरी हूं, लेकिन मैंने टैक्स पे नहीं किया। खैर है, कोई मसला नहीं, तुम्हारी फॉरेन सैलरी माफ। क्या तुमने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? ना। क्या तुम सिटीजन हो या बाहर के मुल्क में ही हो? ना। चल आ जा, फॉरेन सैलरी इज टैक्सेबल। नोट कर ले खूबसूरत सा साथ वाले के गालों पे, गालों पे, फोरहेड पे नहीं, आज जल्दी करें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ, you have to leave no stone unturned, you have to burn midnight oil, और आता नु तेल बाल के जो बत्ती बाल नहीं तो पढ़ ली। अजीब बंदा, इसका मतलब क्या है? सरों का तेल नहीं लगता, मट्टी था। चलो ठंडा बहुत है। ये तासीरें सारी इससे पूछ लें, जिसकी क्या तासीर है। चलो अब जो भी हो गया, 30 लेक्चर तो गुजर गया। आइंदा इंशाल्लाह मैं ना सही तरह पढ़ने लगाऊं। बस सोचा था शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन चलो 31वें लेक्चर से भी तो नियत की जा सकती है ना। नियत तो पहले लेक्चर से थी इस दफ़ा। ठीक है, वैसे तो हो ही जाता है, एक डेढ़ सफ़र रोज़ाना याद। अब ज़रा यूज़ टू भी हो गया हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट पर समझ भी आने लग गया है। चलो पिछला तो कवर कर ही लूँगा 1-2 दिनों में इंशाल्लाह। ये भी मौका मिल गया मुझे, तो मैं इसको ज़ाया तो नहीं करूँगा, ज़ाहिर बात है। मौका मुझे मिले और मैं ज़ाया करूँ, ये कैसे हो सकता है? तो मौका तो इंशाल्लाह मैं हाथ से नहीं जाने दूँगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर से फिर ऐसे। और आज मोबाइल पे स्टेटस लगा दूँगा कि ठीक है अब मैं बिज़ी हूँ टिल मार्च, तो मेरे से मुलाकात तो नहीं हो सकती किसी की भी। तो एक ही दफ़ा इंशाल्लाह मिलेंगे 2028 में सीए करके दोस्तों से, तो इसलिए बस फिर सब ज़्यादा होगी। तो अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया तो बाहर की सैलरी, ये रूल किसके लिए है? सिर्फ बाहर की सैलरी के लिए। और अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे तो सिटीजन है और बाहर के मुल्क हैं तो एग्जेम्प्ट। अच्छा जी, चलें जी आगे। Mr. Amjad is a citizen of Pakistan and is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from July 1, 2010
टू जनवरी 31, 2011, 7 महीने पाकिस्तान में काम किया। He got a job in Saudi Arabia where he joined on Yakam March 11. He departed from Pakistan on February 20, 2011. His monthly salary in Pakistan is 50,000 per month. The salary in the Saudi Arabia is 80,000. On May 31, he decided to resign from Saudi job and came back to Pakistan. Since then, he has yet not got any job in marring flies. He did not pay any tax in Saudi Arabia as there is no tax on salaries there. अच्छा जी, क्या इसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया है? इसलिए सेक्शन 102 के मुताबिक तो इसका टैक्स माफ नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, क्या ये सिटीजन है? यस। क्या ये अब्रॉड है? आप बताएं फिर क्या होगा बेचारे के साथ। इस 2,40,000 को मैंने ऐड करके दोबारा लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ये टैक्सेबल है, बिकॉज हम डिड नॉट रिमेन आउटसाइड, देयरफॉर हिज फॉरेन सैलरी इज। लेट अस वॉच कितना टाइम रह गया। 1 मिनट ऊपर हो गया है मेरे भाई। साथ वाले से गले मिलें और उसे वो जज्बा ट्रांसफर करें जो आपके अंदर है, जो 2.5 दिन उसको पढ़ने पे मजबूर करें। स्टार्ट, गले मिलना शुरू करें। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े होके गले मिले, खड़े होके गले मिले। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। गले मिले, गले मिले। हाइब्रिड वाले कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज कंजूसी नहीं। गले मिले, गले मिले। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। गले मिले, गले मिले, गले मिले, गले मिले, गले मिले, गले मिले, गले मिले। 2.5 दिन मिल गए। गले मिले, 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 गले मिले। जल्दी 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 गले मिलना शुरू करें। वेल डन, वेल डन। कीप इट अप, कीप इट अप। वेल डन है। यस यस यस। गले मिले, जाते रहे गले मिलते मिलते, जाते रहे गले मिलते मिलते। बाहर भी जाके गले मिले। सारे मोटरसाइकिल पार्किंग के पास चले जाएं, सारे इस साइड पर चले जाएं और जाके सड़क के सामने खड़े होकर गले मिले, गले मिले। जल्दी करें भाई, जाओ, मैं भी देखने के लिए आ रहा हूँ। सारे इकट्ठे चलते हैं, आ जाओ। सारे उधर से निकल रहे हो, उधर से निकल के पहुंचो मेन गेट की तरफ। जल्दी पहुंचो मेन गेट की तरफ। इशारे के पास खड़े होकर गले मिले। जल्दी जल्दी जल्दी। सब देखेंगे इंशाल्लाह, आने जाने वाले दुआएं देंगे आपको। गले मिले, गले मिले, गले मिले। जल्दी 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 जल्दी। We're very lucky to get so much time for our studies. बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो गले।